हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके एकदम शानदार तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम शुरू करें उससे पहले आप लोग ये बता दो कि आज का एग्जाम कैसा गया था। सबसे पहले ये बताओ, और इतना तो गारंटी के साथ कहते हैं कि जो बच्चे शाम वाला क्लास और सुबह वाला क्लास करके गए होंगे एक नंबर का छोड़ के नहीं आए होंगे। एकदम दिल पर हाथ रख के बताइए ना, बढ़िया एकदम एग्जाम गया ना। जो क्वेश्चन हम करवाए थे लगभग अधिकांश क्वेश्चन लड़ा कि नहीं लड़ा, बताओ बाबू जल्दी से। जो भी क्वेश्चन हम करवाए थे लगभग अधिकांश क्वेश्चन लड़ा कि नहीं लड़ा बाबू, बताओ जल्दी से। हैं, जो भी क्वेश्चन हम करवाए थे क्वेश्चन लड़ा कि नहीं लड़ा, जल्दी से बता दीजिए। एकदम पूरा 100% बना कि नहीं। और बच्चों का कमेंट पढ़ लीजिए भाई, बच्चों का कमेंट पढ़िए और बच्चों का जवाब है कि गुरुजी पूछिए मत, एकदम जबरदस्त एग्जाम गया। आज तो बहुत दमदार एग्जाम गया होगा, मजेदार गया होगा, ठीक है ना। अगर प्यारे बच्चों हमारे द्वारा बताया गया हर एक क्वेश्चन लड़ा है, अगर हमारे द्वारा बताया गया हर एक क्वेश्चन लड़ा है तो एक बार दिल वाला चित्र बना करके भेज दो कि हाँ सर जी आपके द्वारा बताया गया हर एक क्वेश्चन लड़ा है। और प्यारे बच्चों जैसे पिछली क्लास में लड़ा था, ठीक है ना, जैसे कल लड़ा था वैसे ही आज लड़ेगा। जैसे पिछली क्लास में लड़ा था वैसे ही प्यारे बच्चों आज भी लड़ेगा। तैयार हो जाइए। जैसे आज हिंदी संस्कृत का लड़ा है ना, कल साइंस और सोशल साइंस का भी लड़ेगा। अभी प्यारे बच्चे हम आप लोगों को साइंस पढ़ा रहे हैं, अभी साइंस वाला क्वेश्चन का रिवीजन करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, कुछ ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन क्वेश्चन लड़ जाएगा, ठीक है ना। और सुबह में फिर हम सोशल साइंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे। तो अभी साइंस का, सुबह में सोशल साइंस का अच्छे तरीके से आप लोग कंप्लीट करके जाइएगा और कल भी एकदम पूरा माला माल होकर के आ जाइएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, क्लास को पहले शेयर कर दीजिए, क्लास को पहले शेयर कर दीजिए। आए भाई, एक लड़का कह रहा है कि नहीं लड़ा, बड़ी पाप लिखेगा, ठीक है ना। एक लड़का कह रहा है कि नहीं लड़ा, बहुत पाप लिखेगा, ठीक है ना। या तो तू हमारा क्लास करके नहीं गया होगा या तो तू जलने वाला होगा, ये दो ही चीज हो सकता है। तब जाकर के तू ये कमेंट कर रहा है कि नहीं लड़ा है, ठीक है ना। या तो तू हमारा क्लास नहीं किया होगा मेरे भाई, या तो तू हमें देख करके जलता होगा, ठीक है ना। हाँ, अपोजिशन पार्टी का होगा, तभी जाकर के ये सब बात हो रहा है। नहीं तो एक भी बच्चा ये नहीं कह सकता है कि क्वेश्चन नहीं लड़ा, 100% लड़ाए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आज की क्लास का शुरुआत करते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। आज की इस क्लास के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। आज का क्लास एकदम शानदार होगा, जबरदस्त होगा, एकदम लाजवाब होगा, कल से ज्यादा बेहतरीन होगा। सोशल साइंस और साइंस में डरना नहीं है प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चे साइंस, सोशल साइंस में डर जाते हैं, बिल्कुल मत डरिए। सोशल साइंस, साइंस में डरना ही नहीं है। कल आप जब आप लोग जाइएगा पूरा पूरा क्वेश्चन आंसर आप लोग बना करके आइएगा, एकदम दावे के साथ कहते हैं। तो आइए, जितना जल्दी हो सके एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी बच्चे ना एक बार जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों तैयार हो जाइए। अपने सेरिब्रम को खोल लीजिए, दिमाग को एक्टिव कर लीजिए, स्विच को ऑन कर लीजिए और जो भी डाटा ट्रांसफर करेंगे उसको अपने दिमाग के अंदर ट्रांसफर कर लीजिए। आइए प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। और हाँ, जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं, टॉपर बैच में जुड़ जाइएगा। टारगेट बोर्ड वाले बच्चे अगर बैच में जुड़े हैं तो उसका फायदा उन लोगों को मिलता है, मतलब बेहतरीन फायदा मिलता है, ठीक है ना। वो आपको इस एग्जाम में देखने के लिए मिल गया होगा, ठीक है ना, वो आपको इस एग्जाम में देखने के लिए मिल गया होगा। आइए प्यारे बच्चों, आज ना हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, देन हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे तरीके से उसको याद करके देख करके जाइएगा। जैसे है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। सारे बच्चे जवाब बताएंगे। आज हम एक एक बच्चों के जवाब का इंतजार भी करेंगे, हर एक बच्चों के ना जवाब का इंतजार करेंगे, ध्यान रखिएगा, हर एक बच्चों के जवाब का इंतजार करेंगे, ठीक है। बताओ बाबू जल्दी जल्दी से। हर एक बच्चे ने एकदम अच्छे तरीके से तैयार रहिएगा ताकि एकदम बेहतरीन तरीके से हर एक चीज हम आपको करवा सके। क्लियर है? अरे भाई, एक बच्चे देखो कितने तारीफ में लिख रहे हैं कि सर बहुत अच्छा लड़ा है सर, आप जबरदस्त टीचर हैं। अच्छा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। आप अगर समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण सबके बारे में तो पढ़े ही हैं। समतल दर्पण में बला प्रतिबिंब जो होता है प्यारे बच्चों वो कैसा होता है।
एक बात ध्यान रखिएगा, हम आपको क्या बताए हैं समतल के बारे में? समतल के बारे में हम एक बात आपको बताए हैं कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है वो प्यारे बच्चों क्या होता है? काल्पनिक होता है। काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। अच्छा, एक चीज और आप लोग याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब प्यारे बच्चों सीधा होता है। ठीक है ना? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। तो प्यारे बच्चों यहां पे काल्पनिक अगर बन रहा है तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा? ये प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। ये प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। तो जवाब क्या आएगा? जवाब क्या आएगा बताओ बाबू? जवाब आएगा कि गुरुजी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वह काल्पनिक तथा सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो याद रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। क्लियर? यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है? बताओ बाबू, सभी बच्चों का क्लियर है? काल्पनिक प्रतिबिंब द्वारा बना ये समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा। सारे बच्चों का सही है? चलिए, एकदम सही जवाब। सही है, सही है, सही है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए एक बार सभी बच्चे ना पोल कर दीजिए। एक बार जल्दी से सभी बच्चे पोल कर दीजिए। तो पोल वाले बटन पे क्लिक करिए और जल्दी से सारे बच्चे पोल कर दीजिए कि आज का एग्जाम कैसा गया। बहुत बढ़िया, अच्छा गया। जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना? हाँ, पोल एक बार फटाफट से मार दो बाबू। चलिए, क्लियर है? तो आइए प्यारे बच्चों, अरे कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर न बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। जितना आप लोग खुश अभी अर्धवार्षिक एग्जाम में है ना, हम इससे ज्यादा खुश आप लोगों को फाइनल एग्जाम में देखना चाहते हैं। अभी इस एग्जाम का तो खैर कोई माए बाप नहीं है, लेकिन जो फाइनल एग्जाम है ना उसमें हम आप लोगों को इतना ही खुशी से कहीं ज्यादा खुशी में देखना चाहते हैं। जब आप लोगों का एग्जाम हो, जब आप लोग एग्जाम देकर के बाहर निकले तो आपके चेहरे पर इससे ज्यादा मुस्कान होना चाहिए, आपके चेहरे पर इससे ज्यादा रौनक होना चाहिए, ताकि हम जब देखें तो हमें लगे कि नहीं भाई, हमारे सभी विद्यार्थियों का एग्जाम एकदम बढ़िया गया है, ठीक है, एकदम शानदार गया है। यह चीज हमें ना एहसास होना चाहिए, यह चीज हमें ना महसूस होना चाहिए। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब हम लोग एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है ना, अब आगे बढ़ जाए। चलिए, बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बता दीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है? जैसे प्यारे बच्चों मान लिया जाए, ठीक है ना, कह रहा है अवतल दर्पण। दर्पण कौन सा है? अवतल। अवतल दर्पण का इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना बाबू? ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ठीक है ना, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। क्वेश्चन को एक एक करके समझा देते हैं। ऐसे तो चाहे तो हम सिर्फ ABCD करके ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं लेकिन हम समझाना चाह रहे हैं। ये हो गया प्यारे बच्चों प्रधान अक्ष। कह रहा है कि प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, तो भाई हम प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश का किरण ले आए। अब कह रहा है कि प्रवर्तन के बाद कहां से गुजरेगा? तो बाबू अगर प्रधान अक्ष के समांतर कोई प्रकाश का किरण आए तो प्रवर्तन के बाद कहां से गुजरता है? प्रवर्तन के बाद जहां से गुजरेगा यही तो फोकस होगा। प्रवर्तन के बाद जहां से गुजरेगा फोकस वही तो होगा, यानी कि प्रवर्तन के बाद फोकस से गुजरता है। जवाब क्या होगा? फोकस, यानी C नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे C नंबर ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चे क्लास को लाइक भी नहीं किए हैं, नहीं क्लास को शेयर किए हैं। वैसे सभी हमारे भाई बंधुओं से कहना चाहेंगे, कर दो क्लास को ना, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ जाए, अब आगे बढ़ जाए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ जाए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। तीसरा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्यारे बच्चों आप लोग को पता होगा कि आपतन कोण, जैसे मान लिया जाए ये हमारा कोई प्रवर्तक सतह है, ये आपतित किरण है, ठीक है ना, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, बीच में हम यहां पे एक अभिलंब दे रहे हैं। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे, ठीक है ना, इसको I बोलते हैं, और प्यारे बच्चों इसको R बोलते हैं, प्रवर्तन कोण। तो कह रहा है कि किसमें आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है? तो नियमित परावर्तन में, प्रकीर्णन में, अपवर्तन में, इनमें से कोई नहीं। क्या जवाब होगा?
क्या जवाब होगा प्यारे बच्चों? तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब परावर्तन होता है, नियमित रूप से परावर्तन होता है, यहां पर देखिए आपतित हो रहा है, प्रवर्तित हो रहा है, ठीक है ना, तो आपतन परावर्तन, तो यहां पे क्या होता है, I इज इक्वल टू R होता है, यानी कि आपतन कोण बराबर प्रवर्तन, I मतलब हो गया आपतन कोण, I मतलब क्या हो गया, आपतन कोण, आपतन कोण, और बराबर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण, बराबर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। ऐसे तो हम आप लोगों को प्यारे बच्चों परावर्तन के नियम में भी पढ़ा चुके हैं, परावर्तन के नियम में भी पढ़ा चुके हैं कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रवर्तन के नियम में भी पढ़ाया है ना कि आपतन कोण हमेशा प्रवर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ये पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, बताओ बाबू जल्दी से, पढ़ाए हैं ना बाबू? आपतन कोण हमेशा प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, ये तो हम आप लोगों को पढ़ाए हैं। जी सर जी। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन बताइए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। प्यारे बच्चों हम आप लोगों को बताए हैं कि अगर उत्तल दर्पण हो, ठीक है ना, आपको बताए हैं कि उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, ये चीज बताए है ना कि उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, इसका जो फोकस दूरी होगा हमेशा धनात्मक होगा, ठीक है ना, हमेशा धनात्मक होगा। लेकिन 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 ए बउआ याद रखिएगा, चाहे अवतल की बात कर ले तो अवतल दर्पण हो, ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, इसका क्या होता है, तो इसका हमेशा ऋणात्मक होता है, इसका क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। क्लियर? एक बार सभी बच्चों को समझ में आया? ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, क्लियर बाबू? ठीक है सारे बच्चों का, सभी बच्चों का क्लियर है? आ जाइए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, आप लोग ना आज शेयर नहीं किया, बताओ भाई, इतना क्वेश्चन लड़वा देते हैं और फिर भी हैं सर आपका पढ़ाया हुआ एग्जाम में हूबहू लड़ जाता है, लेकिन हम लोग का गलती है कि हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं। एकदम सही बात, आप लोग ना बाबू रिवीजन कर लो, ठीक है ना, आप लोग रिवीजन कर लो, क्योंकि देखिए अभी अर्धवार्षिक परीक्षा है, हम जो बता रहे हैं लड़ रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों ये कोई जरूरी नहीं कि फाइनल में जो उस दिन गेस करके दे दें वही अगले दिन परीक्षा में आ जाए। तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ करके जाना चाहिए। पता है हर एक वर्ष जब एग्जाम होता है तो जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट होते हैं, जो शुरू से लेकर के लास्ट तक पढ़े हैं, वो तो परफॉर्मेंस अच्छा करके आते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे सिर्फ एक दिन वाले होते हैं, यानी कि आज शाम में क्लास करने आते हैं और वो ये उम्मीद से आते हैं कि आज शाम में जो सर पढ़ाएंगे वो कल लड़ जाएगा, और अगर आज शाम में पढ़ते हैं, अगर उसमें से पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं लड़ता है तो वही बच्चे अगले दिन आकर के उल्टा पुल्टा कमेंट करते हैं कि आप पढ़ाए नहीं लड़ा, बिना मतलब के समय बर्बाद कर दिए। ये सब फाइनल एग्जाम में हम पहले के वर्षों में देख चुके हैं। तो वो सब कमेंट करने वाले वो बच्चे होते हैं ना जो एक दिन आते हैं और सोचते हैं कि एक दिन में बस हमको संजीवन बूटी दे दें कि बस एकदम मतलब अमर बन जाए, जिंदा हो जाए। तो भाई जो बच्चे साल भर सिलेबस पढ़ रहे थे वो क्या करेंगे? अगर आप सोच रहे हैं कि एक दिन पढ़ करके हम उनके बराबर लिख लें, तो भाई साल भर पढ़ने वाले तो मूर्ख नहीं थे। ठीक है ना? तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ, पांचवा। सौर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? सौर कुकर में, तो भाइयों याद रखिएगा, सौर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? अगर बात किया जाए सौर कुकर का, तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर कुकर में कौन सा दर्पण? याद रखिएगा, सौर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। अगर साइड मिरर ये सब रहेगा तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा होती है। उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो बाबू ध्यान रखिएगा, जैसे समतल में होता है, बस ये समतल में होता है काल्पनिक और सीधा, वैसे ही उत्तल में भी आभासी और सीधा, चूंकि यहां पर आभासी, ध्यान रखिएगा कि आभासी को ही काल्पनिक कहा जाता है। ठीक है ना? आभासी इज इक्वल टू काल्पनिक, ऐसा मत सोच लीजिएगा कि आभासी अलग है और काल्पनिक अलग है। तो आभासी को ही काल्पनिक कहा जाता है। क्लियर? आभासी को ही काल्पनिक कहा जाता है, यह बात ना आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। क्लियर? सारे बच्चों का क्लियर है? बता दीजिए बता दीजिए बता दीजिए सर जी। क्लियर है बाबू? एकदम सर जी, बहुत बढ़िया।
सारे बच्चों का क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनती है? अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्यारे बच्चों यहां पे ना इस तरीके से आप बना सकते हैं, जैसे ये हो गया अवतल दर्पण। जरा सोच करके देखिए आप, ये सब कुछ हम पढ़ा चुके हैं, सब कुछ हम पढ़ा चुके हैं। ये हो गया प्रधान अक्ष। अगर मान लिया जाए यहां पर बाबू फोकस है, ठीक है ना, यहां पे कोई वस्तु अनंत पे रखा गया है, ये अनंत मान लेते हैं, यहां पे कोई वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो भाई यहां से प्रकाश का किरण निकलेगा, प्रधान अक्ष के समांतर हो गया, और जब समांतर हो गया तो कहां से होकर के गुजरेगा? फोकस से होकर के गुजरेगा। यानी कि वस्तु अगर अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर बनता है। वस्तु अगर अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है? बाबू ध्यान रखिएगा, वस्तु अगर अनंत पर हो तो प्रतिबिंब उसका फोकस पर बनता है। क्लियर? वस्तु अगर अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर बनता है, ध्यान रखिएगा। आगे, वक्रता त्रिज्या बराबर होती है। वक्रता त्रिज्या बराबर होती है, किसके बराबर होती है? प्यारे बच्चों हम आप लोगों को एक फॉर्मूला बताए थे, एफ बराबर आर बाई टू। एफ बराबर आर बाई टू, ये हम आप लोग को ये फॉर्मूला बताए थे। आर क्या है? वक्रता त्रिज्या है, यानी कि आर बराबर निकालेंगे तो 2f हो जाएगा। यानी कि आर क्या है बाबू? वक्रता त्रिज्या। तो ये जो वक्रता त्रिज्या है बराबर क्या हो गया? 2f। यानी कि वक्रता त्रिज्या बराबर होती है, किसके बराबर होती है? आर किसके बराबर है? 2f के बराबर है, तो वक्रता त्रिज्या 2f के बराबर होती है। यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है कि वक्रता त्रिज्या किसके बराबर होती है? तो याद रखिएगा वक्रता त्रिज्या 2f के बराबर होती है। इसके बराबर? वक्रता त्रिज्या 2f के बराबर होती है, यह बात आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो? प्यारे बच्चों प्रकाश, अब अच्छा एक चीज, ये हो गया कोई सतह, ऊपर में प्यारे बच्चों हो गया वायु, और नीचे में हो गया कांच। नीचे में क्या हो गया? कांच हो गया। अब आप लोग ये बताओ कि वायु का चाल, ये वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा है, कांच में प्रकाश की चाल कम है। वायु में होता है 3 लाख, आपको पता है ना। तो बाबू ये बताओ, अच्छा वायु में प्रकाश का चाल ज्यादा है तो वायु सघन माध्यम होगा कि विरल माध्यम? बस आप हमें इतना बता दीजिए, वायु सघन माध्यम होगा कि विरल माध्यम? हम आपसे जानना चाह रहे हैं, बताओ बाबू, वायु सघन माध्यम होगा कि विरल माध्यम? जल्दी जल्दी से बता दीजिए, वायु सघन माध्यम होगा कि विरल माध्यम होगा? जल्दी जल्दी से बताओ बाबू, वायु सघन माध्यम होगा कि विरल माध्यम होगा? विरल माध्यम। सारे बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया। तो वायु प्यारे बच्चों विरल माध्यम है। चलिए जी, और ये तो नीचे कांच क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा सघन माध्यम। अब आप हमें ये बताओ कि अगर यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, यहां पे अभिलंब है, प्यारे बच्चों अपवर्तन के बाद ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि दूर हटेगा? यानी सटेगा कि हटेगा? सटेगा हटेगा वाला कंसेप्ट समझाए थे, याद करिए बाबू, बताओ जल्दी से। यहां पे विरल से सघन में अगर कोई प्रकाश की किरण वायु से कांच में आ रहा है, यानी कि विरल से सघन में आ रहा है, और अगर विरल से सघन में आ रहा है तो सटेगा कि हटेगा? एकदम जाहिर सी बात है गुरुजी, सटेगा। क्या होगा? सटेगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर अभिलंब की ओर मुड़ेगा, इसी को कहते हैं सटेगा। ठीक है ना, अभिलंब की ओर मुड़ेगा यानी इसी को क्या कहते हैं? सटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन, दर्पण सूत्र। भाई दर्पण सूत्र तो एकदम आसान है, सारे बच्चों को पता है। दर्पण सूत्र एकदम आसान है, सारे बच्चों को पता है। तो फिर बताइए ना, दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र क्या होता है ये बता दीजिए। तो दर्पण सूत्र प्यारे बच्चों, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी कि 10 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों के एग्जाम में आज मतलब एग्जाम किस तरीके से लिया गया? क्या मोबाइल सब भी ये चेक होता था, या फिर मोबाइल ये सब आप लोग अंदर ले गए थे? एक बार बताओ तो जल्दी से, कैसा हुआ एग्जाम? मोबाइल ये सब आप लोग अंदर ले गए थे या फिर चेक होता था जैसे बोर्ड एग्जाम होता है? बताओ बाबू, एक बार हमको भी तो जानने के लिए मिल जाए कि आखिर इस एग्जाम में क्या होता है। बताइए जल्दी से। ज्यादा कड़ाई था? ले गए थे आप लोग मोबाइल? अरे वाह क्या बात है जी। लेकिन बाबू ये आदत गलत है,
मोबाइल ले गए थे ये सही आदत है, लेकिन ये सॉरी मोबाइल ले गए थे ये सही बात है, लेकिन आदत गलत है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मोबाइल तो छोड़िए घड़ी तक नहीं ले जाने के लिए देगा, ठीक है ना। तो आदत अभी से लगा लीजिए कि नहीं ले जाना है, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में आपको घड़ी तक नहीं ले जाने के लिए देगा, ये बात एकदम कंफर्म आप सोच लीजिए, ठीक है ना। हाँ तब, लेकिन चीट नहीं ना किए थे, हम आपको पहले बोल दिए थे कि चीट नहीं करना है, जितना आए अपना मन से लिखना है। हम क्लास में प्रैक्टिस कराए हैं, उस पर ध्यान दीजिए, अपने मन से लिखना है, चीट अंदर जाकर के करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो चीट मत करिएगा। आगे बताइए, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग किसमें होता है? जल में, कांच में, निर्वात में कि वायु में? प्यारे बच्चों हम आपको बता चुके हैं ना, निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल होता है। कितना होता है? 3 लाख, ध्यान रखिएगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। इसी को कहेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अगर किलोमीटर पर सेकंड में पूछेगा तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, अगर मीटर पर सेकंड में पूछेगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। चलिए, नहीं सब हमारे में से देख के लिख रहा था सर, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये होना चाहिए, टारगेट बोर्ड के बच्चे जब बगल में बैठे हो ना तो सब लोगों को लगना चाहिए सिंघम रिटर्न, ठीक है ना। टारगेट बोर्ड के बच्चे जब बगल में बैठे हो तो सब लोगों को ऐसे लगना चाहिए, अरे ये कहाँ पढ़ा हो रे कमर, मतलब जखनी से लो है, जखनी से अगर कलमिया रुकिए ना रह है, एकदम धनाधन एकदम हनहनीले है एकदम, ठीक है ना। ये होना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे आइए, अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है? अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है प्यारे बच्चों, बता दो जल्दी से, हैं? जल्दी से बताइए, अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है? अपवर्तनांक मीटर पर सेकंड स्क्वायर डायऑप्टर, क्षमता, लेंस की क्षमता डायऑप्टर में मापी जाती है ना। यहां पर अपवर्तनांक पूछ रहा है। प्यारे बच्चों, अपवर्तनांक का क्या एसआई मात्रक होता है? बताओ बाबू, अपवर्तनांक का कोई एसआई मात्रक होता है? यस और नो, सिर्फ यस और नो में जवाब बताइए, यस और नो में जवाब बताइए। क्या अपवर्तनांक का एसआई मात्रक होता है या फिर अपवर्तनांक मात्रक विहीन राशि है? बताओ बाबू, बताइए। आज क्वेश्चन ज्यादा नहीं कराएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज्यादा कुछ नहीं कराएंगे। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 को बताएंगे, ठीक है ना। ज्यादा आज हम लोग टाइम अपना स्पेंड करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कल बढ़िया से लिखना है, तो इसलिए आप लोग चिंता ना करिए, बस बढ़िया से इसको देखिए, 50 क्वेश्चन कराना है। अपवर्तनांक की इकाई बताओ बाबू, आपको पता है ना कि अपवर्तनांक जो है वो मात्रक विहीन राशि है, अपवर्तनांक का कोई इकाई नहीं होता है, तो जवाब लिखेंगे कोई इकाई नहीं। अगर पूछेगा पावर, क्षमता, तो क्षमता का इकाई होता है डायऑप्टर, क्षमता का इकाई क्या होता है? डायऑप्टर होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है? प्यारे बच्चों याद करिए, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। पढ़ाए थे हम आप लोगों को, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, जो पढ़ाए वही से आएगा। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को याद करिएगा। प्रकाश के प्रवर्तन के भी 2 नियम पढ़ाए हैं, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम पढ़ाए हैं, और प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसी को तो हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं, तो सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। प्रकाश के अपवर्तन किस नियम का पालन करता है? स्नेल के नियम का पालन करता है। याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बता दीजिए, लेंस द्वारा पास और दूर की वस्तुओं पर फोकस करने की क्षमता को क्या कहते हैं? आप लोगों को हम याद दिलाते हैं, याद करिएगा। जब मानव नेत्र चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहां पर हम बताए थे कि हमारा जो लेंस होता है प्यारे बच्चों, मानव की आंख के अंदर जो उत्तल लेंस होता है वो क्या करता है, दूर की वस्तु को जब देखना होता है ना, तो जो सिलियरी मांसपेशी होता है वो लेंस को खींच के पतला करता है, और जब लेंस पतला होता है तो व्यक्ति दूर तक देखता है, जब नजदीक देखना होता है तो लेंस मोटा हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तो अपने आप फोकस दूरी एडजस्ट हो रहा है ना, अपने आप फोकस दूरी एडजस्ट हो रहा है, यानी कि लेंस जब पास और दूर की वस्तुओं पर फोकस करने, ये जब फोकस करता है तो उस क्षमता को हम लोग कहते हैं समंजन क्षमता या फिर समायोजन की शक्ति बोलते हैं, ठीक है ना। समंजन क्षमता भी बोलते हैं कि लेंस जो है, हमारी आंखों का जो लेंस है वो पास रखी हुई वस्तु और दूर रखी हुई वस्तु को अपने आप फोकस दूरी एडजस्ट करके देखता है, उसे हम लोग समंजन क्षमता बोलते हैं या फिर समायोजन की क्षमता या समायोजन की शक्ति बोलते हैं, ठीक है ना। समायोजन की शक्ति को ही हम लोग बोलते हैं समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता बोलते हैं, जो हम आप लोगों को क्लास में पढ़ाए थे। समंजन क्षमता को ही समायोजन की शक्ति, याद रखिएगा। आगे बताइए,
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ले भाई एकदम आसान क्वेश्चन, बताइए बाबू, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, जरा जवाब बता दीजिए। स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है? याद रखिएगा, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है बाबू? 25 सेंटीमीटर। कितना? स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। आगे बताइए, आकाश के नीले रंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी घटना, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? यह भी बताए थे ना हम। प्रकाश के अपवर्तन में अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखता है, हमें आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये सब बताए थे ना बाबू। तो बताइए जल्दी से कि आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी है, किस घटना के कारण ऐसा होता है? तो आपको बताए थे कि नीला रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, इसलिए बादलों का रंग भी हमें नीला दिखाई देता है। तो प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग जो है वो हमें नीला दिखाई देता है। आकाश का नीला रंग किसके कारण? तो प्रकीर्णन के कारण, याद रखिएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रकाश का कौन रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है? प्रकाश का कौन रंग जो है वो सबसे कम प्रकीर्णित होता है? प्यारे बच्चों, आप लोगों को हम बताए थे कि खतरों का संकेत लाल रंग का ही क्यों होता है, याद करिए। खतरा का संकेत लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बताए थे ना, लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है। और आपको यह भी बताए थे कि जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। बताए थे ना। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कौन सा रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है? तो बउआ याद रखिएगा कि लाल रंग जो है वो सबसे कम प्रकीर्णित होता है। लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है। आगे बताइए, तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं? ये भी क्वेश्चन बताए थे। एक को क्वेश्चन बाहर वाला नहीं आएगा, हम बता दिए। देखिए, तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है ना? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, याद रखिएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। और प्यारे बच्चों, इसके बारे में आपको जानकारी है कि नहीं है? आप लोग बताइए तो। क्रैश कोर्स हमारा कितने तारीख को लॉन्च हो रहा है, आपको जानकारी है कुछ? जिन बच्चों को जानकारी नहीं है वो उनको हम याद दिला देते हैं। आपका क्रैश कोर्स 5 अक्टूबर को लॉन्च हो रहा है। आपका क्रैश कोर्स 5 अक्टूबर को लॉन्च हो रहा है। ठीक है ना? और प्यारे बच्चों, एक बात और हम आपको बता देते हैं। अभी उड़ते उड़ते हमको ये खबर मिला है कि कुछ लोग जो हैं वो ये प्लानिंग बना रहे हैं कि किसी भी तरीके से टारगेट वोट वालों का लॉन्चिंग गड़बड़ाना है। ठीक है ना? अपने बुराई करके, कंट्रोवर्सी करके, किसी भी तरीके से करके इनका लॉन्चिंग गड़बड़ाना है। ठीक है ना? बहुत सारे लोग हमारे पीछे लग गए हैं, क्योंकि अभी जो जब हम लोग 2 मिलियन का सेलिब्रेशन किए तो 17,000 18,000 बच्चे जब लाइव क्लास में आए ना, बहुत सारे लोगों का आंख एकदम फटा का फटा रह गया। इसलिए बहुत सारे लोग अब एकदम गिद्ध के नजर से देख रहे हैं हमें। ठीक है ना? बहुत सारे लोग लग गए हैं कि अरे भाई किसी तरीके से हो, इसका एकदम लॉन्चिंग गड़बड़ा देना है। तो भाई हम आप लोगों को यही कहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए प्यारे बच्चों, कुछ भी हो जाए, आप लोगों को सैनिक बन करके हमारे लिए खड़ा रहना है। ठीक है ना? आप लोग हमारे वो वीर सिपाही हो जो हमारे लिए खड़ा रहोगे। ठीक है ना? ठीक है बाबू? तो इसलिए आप लोगों से कहेंगे, आप लोग इस तारीख को याद रखिए, और चाहे कितना भी दिक्कत क्यों ना आ जाए, आप लोगों को हमारे लिए एकदम खड़ा रहना है। बताओ बाबू, हमारे लिए आप लोग एकदम रहोगे ना तैनात? हमारे लिए एकदम तैनात रहोगे ना? जल्दी से एक बार बता दीजिए, यस और नो। जल्दी से एक बार बता दीजिए कि हाँ सर जी खड़ा रहेंगे एकदम। बताइए जल्दी से कि हाँ सर जी एकदम खड़ा रहेंगे। जल्दी जल्दी से बताओ बाबू। एकदम कुछ भी हो जाए, 5 तारीख को पूरी ताकत लगा देना है। 5 तारीख को जो 2 मिलियन का रिकॉर्ड है ना वो भी तोड़ना है। 17,000 बच्चे 2 मिलियन में जुड़े थे ना, 5 तारीख को उससे भी ज्यादा जोड़ेंगे। लोग जितना प्रयास करेंगे गिराने का, हम उतना प्रयास करेंगे उठने का। ठीक है? तो ये हमारा प्रयास रहेगा। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि लेंस की शक्ति को व्यक्त किया जाता है। लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस, याद करिए प्यारे बच्चों, पावर ऑफ लेंस। अभी कुछ देर पहले हम बता रहे थे कि पावर ऑफ लेंस जो है
पावर ऑफ लेंस जो है, पावर ऑफ लेंस जो है, पावर ऑफ लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? पावर ऑफ लेंस को क्या बोलते हैं? डायोप्टर बोलते हैं। पावर ऑफ लेंस को क्या बोलते हैं? डायोप्टर। डायोप्टर ऐसे लिखाता है, डायोप्टर, ठीक है ना, डायोप्टर होता है, ध्यान रखिएगा। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है? डायोप्टर होता है, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। एक बात तो हम अभी आपको कह देते हैं, मेन परीक्षा में भी, जो आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा होगा, उसमें भी एसआई मात्रक वाले सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए एसआई मात्रक वाला जितना क्वेश्चन हो सके आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। कार्य का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, विद्युत विभव का एसआई मात्रक, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक, ठीक है ना। ये जितना भी हो सकता है आप लोग एसआई मात्रक याद कर लीजिएगा। ऐसे तो हम आपको याद करा देंगे, एक स्पेशल वीडियो भी बना देंगे एसआई मात्रक पर। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? याद रखिएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है प्यारे बच्चों, ये बात ना आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आगे, निम्नलिखित में किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? आपके घर में मीटर लगा होगा, है ना, बिजली को मापने वाला मीटर, जिससे बिजली बिल आता है। तो बाबू आपके घर में जो मीटर लगा हुआ है उसको एमीटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं। तो एमीटर से ही विद्युत धारा मापी जाती है। तो आपके घर में जो मीटर लगा हुआ है, जिससे बिजली मापी जाती है कि कितना यूनिट का आप खपत किए हैं बिजली का, ठीक है ना, तो वो विद्युत धारा मापने वाला जो मीटर है उसको क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं। एकदम याद रहेगा। बिहार बोर्ड परीक्षा का पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। ये इस बार ना आप लोगों को परीक्षा में, जैसे आज हिंदी का परीक्षा था तो होना चाहिए था 100 क्वेश्चन, 100 में से 50 बनना था, लेकिन इस परीक्षा में 80 ही क्वेश्चन दिया है, 80 में से 50 बनाने के लिए दिया है। प्यारे बच्चों, इससे आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है ना। जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा वहां पे 100 क्वेश्चन रहेगा और उसमें 50 बनाना होगा। इसी को लेकर के जब 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ, हम लोग बहुत ज्यादा आंदोलन किए, बहुत ज्यादा हल्ला मचाए, बिहार बोर्ड के ऑफिस तक गए हम लोग, बिहार बोर्ड ऑफिस में जाके अधिकारियों से बातचीत किए कि आखिर ऐसा काहे करते हैं। आप लोग टारगेट बोर्ड 12th वाले पर हमारा वीडियो देखे होंगे, देखे है ना। हम लोग वहां जाकर के बोले कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं बच्चों के भविष्य के साथ। दूसरा चीज, अगर अर्धवार्षिक परीक्षा है तो आधे सिलेबस से सवाल आना चाहिए। आप पूरे सिलेबस से काहे सवाल दे देते हैं भाई? खाली नाम का कि हाफ ईयरली एग्जाम है, अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है तो आधा सिलेबस से देना चाहिए, लेकिन पूरे सिलेबस से देता है। कोई बात नहीं, हम लोग पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं। सूचित करते हैं प्यारे बच्चों आर से, ध्यान रखिएगा। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। ओम को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे सिंबल जो होता है ना ओम का, ऐसे होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो जाएगा, ठीक है ना। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो जाएगा बाबू, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, किसका प्रतिरोध सबसे कम है? प्यारे बच्चों यहां पे 4 ऑप्शन है, तांबा, लोहा, नाइक्रोम और रबर। तो भाई ये चारों में से बताना है। ये चारों में से ऐसे तो सबसे कम प्रतिरोध चांदी का होता है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे चांदी तो है ही नहीं ऑप्शन में। तो भाई तांबा, लोहा, नाइक्रोम और रबर में कौन सबसे कम प्रतिरोध वाला है? तो जिसका प्रतिरोध सबसे कम है वो है तांबा। आपके घर में जितना भी वायर होता है, जो तार होता है, वो तो या तो एल्युमिनियम का होता है या तो तांबा का होता है। तांबा वाला तार थोड़ा महंगा देता है क्योंकि तांबा में प्रतिरोध कम होता है, ठीक है ना। तो तांबा का तार बढ़िया होता है, इसमें प्रतिरोध कम होता है। 23 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फ्यूज को जोड़ा जाता है। आपके घर में जो बोर्ड लगा होगा, इलेक्ट्रिक बोर्ड, उसमें फ्यूज रहता है ताकि वोल्टेज जब बहुत ज्यादा बढ़ेगा या फिर जब शॉर्ट लड़ेगा तो फ्यूजवा उड़ जाएगा और हमारे घर का सब सामान जलने से बच जाएगा। तो फ्यूज को हमेशा गर्म तार में जोड़ा जाता है कि ठंडा तार में? ठंडा तार यानी अर्थिंग वाला तार। तो गर्म तार में जोड़ते हैं फ्यूज को कि अर्थिंग वाला तार में जोड़ते हैं? बताओ तो बाबू। फ्यूज को ये गर्म तार में जोड़ते हैं कि अर्थिंग वाला तार में? फ्यूज को हमेशा गर्म तार में जोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कि फ्यूज को हमेशा जोड़ा जाता है। अच्छा, यहां पर गर्म तार ठंडा तार पूछिए नहीं रहा है, समांतर क्रम की श्रेणी क्रम ये पूछ रहा है। तो फ्यूज को हमेशा जोड़ा जाता है प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम में। इसमें जोड़ा जाता है, फ्यूज को श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, विद्युत शक्ति का सूत्र बताइए। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, तो विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? बताओ बाबू। पावर P बराबर तो P बराबर होता है
हाँ, P बराबर होता है V/I कर लीजिए, ठीक है ना। P बराबर V/I कर लीजिए। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या हो जाएगा? P बराबर V/I, ठीक है ना। तो जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, विद्युत शक्ति का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति की एसआई इकाई, एसआई इकाई कहने का मतलब होता है प्यारे बच्चों, एसआई इकाई कहने का क्या मतलब होता है? एसआई इकाई कहने का मतलब होता है एसआई मात्रक। एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल ऑफ एसआई, इंटरनेशनल ऑफ, देखिए गड़बड़ा गए हैं, इंटरनेशनल एसआई का फुल फॉर्म इंटरनेशनल, समय पर ना दिमाग से निकल जाता है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। और विद्युत शक्ति का होता है वाट। आप लोग जब बल्ब खरीदने के लिए जाते होंगे तो कहते होंगे कि 100 वाट का बल्ब दे दीजिए, 200 वाट का बल्ब दे दीजिए, 60 वाट का, यानी कि आप उसको जो बल्ब है ना उसका शक्ति बताते हैं कि हमको 200 वाट, यानी कि विद्युत का जो बल्ब है उसका शक्ति 200 वाट होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से प्यारे बच्चों, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है ना, और हमारे पास जो बल्ब है उसका वो 6 वाट का है, तो उसका पावर 6 वाट का है, ठीक है ना। ऐसे याद रखिएगा। आगे बताइए, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, यानी KWH, किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है? कितना जूल होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। याद रहेगा 1 किलोवाट, ध्यान रखिएगा, याद रहेगा बाबू, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी जल्दी से बताइए। एक मिनट 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, 25 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको हटा लीजिएगा, मिस्टेक हो गया है। P बराबर VI होता है, P बराबर VI होता है, और P बराबर I, ये I² R भी होता है, दोनों होता है। तो बाबू यहां पर ना 25 का D ऑप्शन कर लीजिएगा, ठीक है, 25 का D ऑप्शन कर लीजिएगा, 25 का D ऑप्शन सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। विद्युत शक्ति का सूत्र ये नहीं होता है, V/I नहीं होता है, P बराबर VI होता है, ठीक है ना। और IR, ये I² R भी होता है, इसी को हम लोग बदलेंगे तो VR² R भी हो जाता है, इसलिए B और C दोनों होगा। 25 का D ऑप्शन कर लीजिएगा, इसका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। क्लियर? सुधार कर लीजिएगा ना? हाँ, सुधार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बाबुआ, आगे बढ़ते हैं। ये वाला तो हो गया ना, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, इसको याद रखिएगा। आगे बताइए, समांतर समायोजन में कुल प्रतिरोध का सही सूत्र। अगर श्रेणी क्रम में है तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN होता है, लेकिन अगर समांतर समायोजन में है तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/RN तक जाता है, यानी कि यहां पर 28 का B नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। जो बच्चे 28 का B बता रहे हैं उनका जवाब एकदम सही है, अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानते हैं। बर्फ का पिघलना, ये प्यारे बच्चों कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना। कांच का टूटना, देखिए बर्फ का पिघलना, अगर बर्फ एक बार पिघल गया तो वो पानी बन जाएगा, पानी से फिर चाहे तो हम लोग बर्फ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर एक बार कोई चीज बदल जाए और उसको पुनः हम उस रूप में ले आवे तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। लेकिन अगर एक बार कोई चीज हो गया, अगर उसके बाद दोबारा वो वैसा नहीं बनेगा तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो अगर बर्फ पिघलेगा तो पानी बनेगा, पानी को जमा देंगे, फिर से बर्फ बन जाएगा। अच्छा, जो कांच है अगर टूट करके छोटा छोटा हो गया है, उसको गला करके फिर हम कांच बना देंगे, ठीक है ना। लेकिन कागज अगर एक बार जल गया तो क्या दोबारा कागज बन जाएगा उस राख से? कागज एक बार अगर जल गया तो क्या राख से दोबारा कागज बन जाएगा?
बताओ बाबू, नहीं बनेगा। तो राख से दोबारा कागज नहीं बनेगा, यानी कागज का जलना। निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? कागज का जलना। बाकी ये सब भौतिक परिवर्तन है। आगे बताइए, लोहे का जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? लोहे का जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? प्यारे बच्चों, लोहा में जंग कैसे लगता है? लोहा में जंग कैसे लगता है? जब लोहा नमी और वायु के संपर्क में आता है तब उसमें जंग लगता है। लोहा जब नमी और वायु के संपर्क में आता है उसके बाद है ना जंग लगता है। यानी कि जब वो ऑक्सीजन से विक्रिया कर रहा है तब, और जो ऑक्सीजन से विक्रिया कर ले उसको ऑक्सीकरण कहेंगे। यानी कि लोहे का जंग लगना किस प्रकार की विक्रिया है? जवाब होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है ना? कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, याद रखिएगा। आगे बताइए, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होता है। हम आपको बताए थे, अगर किसी अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकलता है तो उसको हम लोग कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी। उष्मा का अगर अवशोषण होता है तो उसको कहते हैं उष्माशोषी। तो प्यारे बच्चों देख, तो यहां पर कह रहा है उष्मा निकलता है यानी उत्पन्न होता है, और उष्मा उत्पन्न होता है तो उसको कहेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है ना? उष्मा का अवशोषण होता है तो उसको उष्माशोषी कहते। आगे, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र बताओ बाबू। वही चूना पत्थर जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? दीवाल को पोतने में करते हैं। तो बाबू, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? बताइए तो एक बार जल्दी से। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है। ठीक है ना? हाँ, अगर रासायनिक नाम पूछेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखिएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? आगे बता दीजिए, कॉपर सल्फेट विलयन का रंग क्या होता है? कॉपर सल्फेट विलयन का रंग क्या होता है? कॉपर सल्फेट का रंग, तो बाबू कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, याद रखिएगा। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है ना? अगला नंबर क्वेश्चन, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस पानी में विक्रिया करेगा, H2O से विक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? बताओ बाबू, कैल्शियम ऑक्साइड जब प्यारे बच्चों पानी से विक्रिया करता है तो यह बनता है CaOH का दिहोल्टू। क्या बनता है? CaOH का दिहोल्टू। और यह CaOH का दिहोल्टू कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है। क्या है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है। ठीक है बाबू, एकदम क्लियर, समझ में आ रहा है ना? हम एक एक क्वेश्चन को विस्तार से बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शन ABCD करके पार हो रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं, कम क्वेश्चन पढ़ेंगे लेकिन प्रभावी तरीके से पढ़ेंगे। क्लियर? आगे बताइए, निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? देखिए, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों को मिलाएंगे तो रेडॉक्स रिएक्शन बनता है। ठीक है ना? तो बाबू, जिसमें ऑक्सीजन भी आकर के जुड़ जाए और हाइड्रोजन भी आकर के जुड़ जाए, रेडॉक्स रिएक्शन वही ना होगा। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो कह रहा है कि कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा? CaO प्लस H2O, CaOH का दिहोल्टू, H2 प्लस Cl2 से बन गया 2HCl। हमारे ख्याल से यहां लग रहा है कि रिडॉक्स अभिक्रिया यहां C नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है और हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अगर जुड़ रहा है तो रिडॉक्स रिएक्शन उसी को कहेंगे, जिसमें ऑक्सीकरण भी हो जाए अवकरण भी हो जाए। चूंकि प्यारे बच्चों इसमें हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी देख लीजिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ पर H2SO4 तो फॉर्मूला ही है, लेकिन यहाँ पर ये वाला यानी कि 35 का हमें C नंबर ऑप्शन लग रहा है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है? चूना के पानी को दूधिया कौन बना देता है? बताओ बाबू, चूना के पानी को दूधिया कौन बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। चूने के पानी को दूधिया कौन बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। ठीक है ना? चूने के पानी को दूधिया कौन बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, याद रखिएगा। और अंग्रेजी का रिवीजन, बाबू अंग्रेजी का रिवीजन आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है ना? जो भी पढ़ाई हुआ है पहले वो खुद से करना पड़ेगा। गेस क्वेश्चन जहां तक बात है, हम आपको गेस क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे। गेस क्वेश्चन आप लोग पढ़ करके जाइएगा, क्वेश्चन बहुत सारा हो सकता है लड़ जाए। ठीक है ना? ऐसे अंग्रेजी हमारा भी कमजोर नहीं है,
आपको पता है एक बात, हम जब मैट्रिक का एग्जाम दिए थे तो हमारा सबसे ज्यादा नंबर अंग्रेजी में आया था। और मैट्रिक में खाली नहीं, जब हम 10वां क्लास तक पढ़ते थे ना, तो 8वां में, 9वां में, 10वां में, यानी 8, 9, 10 इस सब में ना सबसे ज्यादा नंबर हमारा अंग्रेजी में आता था। सबसे ज्यादा नंबर अंग्रेजी में आता था और सबसे कम नंबर मैथ में आता था। ठीक है, हाँ, तब लोग तो बताएगा नहीं, हम तो खुल करके बताते हैं। सबसे कम मैथ में आता था और सबसे ज्यादा नंबर अंग्रेजी में आता था। सोच लो बाबू। अब पता है अंग्रेजी में हमारा कितना नंबर आया था मैट्रिक में? 94 नंबर, 94 नंबर आया है अंग्रेजी में, सोच लीजिए। ठीक है, और इंग्लिश के बाद सबसे ज्यादा नंबर आया था हमारा सोशल साइंस में। सोशल साइंस में उसके बाद ज्यादा नंबर है, 84 नंबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन, तांबा जब नम हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है? तांबा जब नम हवा यानी कि नमी वाला हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है? ध्यान रखिएगा, तांबा जब हवा वाले नमी के संपर्क में आता है, तांबा जब नम हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है? तांबा जब नम हवा के संपर्क में चमकदार हो जाता है, लाल हो जाता है, हरा आवरण का निर्माण होता है। ये हरा आवरण का निर्माण होता है, तांबा के ऊपर में ना हरा आवरण का निर्माण होता है। देखिएगा, तांबा जो है, तांबा को ना, तांबा का तार ले लीजिए, तांबा का कोई बर्तन है वो ले लीजिए, उसको खुला वायु में छोड़ दीजिए, देखिएगा वो तांबा जो है ना वो हल्का हरा हरा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, प्यारे बच्चों हम आपको बताए थे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में बताए थे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3, यही तीन गो जो होता है प्यारे बच्चों, HNO3, यही तीन गो होता है क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो HNO3 यानी सी नंबर ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही जवाब होगा। आगे बताइए, निम्नलिखित में से कौन क्षार है? क्षार पहचानने का तरीका क्या बताए थे? अगर सिर्फ H रहेगा तो वो होगा प्यारे बच्चों अम्ल, अगर सिर्फ OH रहेगा तो वो क्या होगा? क्षार होगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन क्षार है? तो बउआ HNO3 क्या है? अम्ल है। HCl क्या है? अम्ल है। CH3COOH अम्ल है, लेकिन NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। ठीक है ना, तो निम्नलिखित में कौन क्षार है? ये क्षार है, याद रखिएगा। आगे बताइए, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताओ बाबू, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, ये तो सबको पता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है, बी ऑप्शन सही होगा। नींबू में कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? सूचक पढ़ाए थे ना, सूचक का परिभाषा भी इंपॉर्टेंट होता है, परीक्षा में आ जाता है। ठीक है ना, तो सूचक क्या है प्यारे बच्चों? तो पूछ रहा है कि बताइए सूचक कौन है? मिथाइल ऑरेंज, फिनॉल पैथेलिन, लिटमस। लिटमस क्या है? सूचक, इंडिकेटर का काम करता है। ठीक है ना, सूचक क्या है? जिससे कि अम्ल और क्षार का पता लगे, उसको क्या बोलते हैं? सूचक कहते हैं। आपको पढ़ाए थे ना हल्दी में, हल्दी में वो सरफ डाल करके, साबुन डाल करके हल्दी का रंग बदल जाता है, तो हल्दी भी एक प्रकार का सूचक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अम्ल में लिटमस का रंग कैसा हो जाता है प्यारे बच्चों? इसका ट्रिक बताए थे अनिल, ट्रिक बताए थे अनिल। आ से हो गया अम्ल, आ से हो गया अम्ल, ठीक है ना, नी से हो गया नीला, नी से हो गया, नी से हो गया नीला, ठीक है, और ला से हो गया लाल। ठीक है ना, यानी कि अम्ल जो है वो नीला को लाल कर देता है, अम्ल जो है वो नीला को लाल करता है। अनिल हम ट्रिक बताए थे, तो अम्ल नीला को लाल करता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अम्ल में लिटमस का रंग कैसा हो जाता है? तो अम्ल जो है वो नीला को क्या कर देता है? लाल करता है। तो 12 का ये 42 का सी ऑप्शन सही होगा, 42 का सी ऑप्शन सही होगा। वही भस्म रहेगा तो भस्म लाल को नीला कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंटासिड में कौन सा क्षार उपयोग होता है? एंटासिड के बारे में बताए थे, भोजन के पाचन में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, एंटासिड नामक टैबलेट का, भोजन के पाचन में। तो कह रहा है कि एंटासिड में कौन सा क्षार उपयोग होता है? तो ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का -2। एंटासिड में कौन सा क्षार उपयोग होता है? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है बउआ, याद रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, 43 के बाद 44, एक उदासीन विलयन का पीएच मान बताइए।
बताओ बाबू फटाफट से। एक उदासीन विलयन का पीएच मान, आपको बताए थे अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है, लेकिन उदासीन विलयन का पीएच मान पूरे पूरे 7 होता है। तो पूछ रहा है उदासीन विलयन का पीएच मान, तो उदासीन का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है, ठीक है ना। उदासीन विलयन का पीएच मान एकदम पूरे पूरे 7 होता है। आगे बताइए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा को ही क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा को बोलते हैं खाने वाला सोडा, या इसी को बोलते हैं मीठा सोडा, जिसका उपयोग घर में पुआ पकवान बनाने में किया जाता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम प्यारे बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। 41 नंबर फिर से देखिए ना, 41 नंबर क्या कह रहा है, फिर से देख लेते हैं। प्राकृतिक सूचक कौन सा है बाबू? मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथैलीन। देखो बाबू, सूचक का अगर बात किया जाए तो सूचक ये भी है, ये भी है, लेकिन मेन जो सूचक के रूप में उपयोग होता है वो लिटमस पत्र होता है, तो इसलिए हमने लिटमस का उपयोग किया है। जैसे अगर हल्दी रहता ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में हल्दी रहता तो हल्दी भी एक प्रकार का सूचक है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आपको बताए हैं मिथाइल ऑरेंज, ये भी अपना रंग बदल देता है, अम्ल में अलग और क्षार में अलग। फिनोल्फथैलीन भी अपना रंग बदल देता है, तो जो रंग बदल दिया वो सूचक है। लिटमस पत्र सबसे बढ़िया होता है, उपयोग में लाया जाता है, तो इसलिए लिटमस हम लोग आंसर लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में नहीं होता है? कह रहा है किसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में नहीं होता है। देखो बाबू, तांबा, जिंक, सोना। तांबा का उपयोग होता है मिश्र धातु बनाने में, जिंक का उपयोग होता है मिश्र धातु बनाने में, सोना का उपयोग होता है मिश्र धातु बनाने में, लेकिन ऑक्सीजन, कभी सुने ऑक्सीजन का उपयोग मिश्र धातु बनाने में नहीं होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन मिश्र धातु बनाने में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है बाबू। सारे बच्चों का क्लियर? ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े आप 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बता दीजिए, घंटियां बनाने में कौन से धातु का? घंटी, ये जो हम लोग मंदिर का घंटी बजाते हैं ना, तो वो घंटी बनाने में किसका उपयोग होता है? मंदिर का घंटी किस धातु का बनता है? बताओ बाबू, मंदिर का जो घंटी है वो किस धातु का बनता है? याद रखिएगा, मंदिर का जो घंटी है, मंदिर का जो घंटी है वो कांसा का होता है। देखने में पीतल के जैसा लगता होगा, कांसा का घंटी होता है, ताकि वो एकदम झनझन बढ़िया से आवाज करे। आगे बता दीजिए आप लोग, जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती है तब कौन सी गैस निकलती है? धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है भाई? धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कोई भी धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करे तो कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। सारे बच्चों का क्लियर है? चलिए बताए तो थे, जैसे मान लिया जाए कि सोडियम हो गया Na, और ये क्या करेगा? सोडियम धातु हो गया, अम्ल से अभिक्रिया करेगा, जैसे HCl से अभिक्रिया कर लिया, ठीक है ना। धातु है, धातु अम्ल से अभिक्रिया किया, तो धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? NaCl बना देगा, सोडियम क्लोराइड प्लस में कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस निकलेगा, H2 गैस निकलेगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है? कौन सा धातु है जो जल से अभिक्रिया ही नहीं करता है? आप लोग को बताए थे हम, जैसे देखिए सोडियम, सोडियम को तो भाई पानी में जैसी डालिएगा एकदम बम के जैसा विस्फोट होगा, हम आपको एक्सपेरिमेंट भी दिखाए थे। पोटेशियम भी बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, कैल्शियम भी, लेकिन सोना, सोना को पानी में डाल दीजिए, कोई अभिक्रिया करेगा? सोना का अंगूठी पहन करके हम लोग खूब पानी के साथ खेलते हैं, कुछ अभिक्रिया होता है? नहीं होता है। तो एक बात याद रखिएगा कि सोना जो है ना वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है,
ठीक है, सोना जो है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो प्यारे बच्चों इतना सारा हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जरा, ठीक है ना। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। अब आप लोग ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। एक मिनट, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अब आप लोग तैयार हो जाइए। एक मिनट रुक जाओ बाबू, जरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें देख लेने दो। चलो बाबू, सब्जेक्टिव के लिए ना अब आप लोग तैयार हो जाइए, ठीक है। चलिए अब प्यारे बच्चे आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। जितना बढ़िया से हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए, उतना ही बढ़िया से प्यारे बच्चों अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे, ठीक है ना। हाँ, क्लियर सारे बच्चों का है? क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ। लघु तरीय क्वेश्चन। प्यारे बच्चों आपके परीक्षा में टोटल हमें लगता है 25 क्वेश्चन रहेगा और 25 में से 15 क्वेश्चन का जवाब देना होगा लघु तरीय में, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों मिलाकर के होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों मिलाकर के 25 क्वेश्चन, 15 का आपको जवाब देना होगा। तो प्यारे बच्चों कहता है कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों को लिखिए। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को लिखना है। प्रकाश का प्रवर्तन का नियम नहीं लिखा जाएगा। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान रखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। याद रखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक तल में होते हैं। और दूसरा नियम, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। अभी जस्ट बताए हैं, ठीक है ना। आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये नियम, प्रकाश के प्रवर्तन का नियम बहुत आसान है और ये तो अर्धवार्षिक परीक्षा है। मेन बोर्ड एग्जाम के लिए ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। मेन बोर्ड एग्जाम के लिए भी ना ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों कह रहा है अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर। ठीक है, क्या लिखा है? अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। याद रहेगा, अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर लिखने के लिए बोल रहा है। तो अवतल और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है? क्वेश्चन यही है ना कि अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर। तो प्यारे बच्चों अवतल भी पढ़ा चुके हैं, उत्तल भी पढ़ा चुके हैं। अवतल दर्पण, जिसका प्रवर्तक सतह धंसा होता है उसको अवतल कहते हैं, और जिसका प्रवर्तक सतह उठा होता है, उभरा होता है, उसको उत्तल कहते हैं। तो जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हो उसको अवतल दर्पण कहते हैं, और जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। क्लियर प्यारे बच्चों? ठीक है, तो प्रवर्तक सतह अवतल का धंसा है, उत्तल का प्रवर्तक सतह उभरा है। एक अंतर तो हो गया। दूसरा अंतर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आपको पढ़ा चुके हैं कि अवतल का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, उत्तल का फोकस दूरी धनात्मक होता है। अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब, खास करके बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और जबकि बड़ा ही लिख लीजिए, बड़ा प्रतिबिंब ही लिख लीजिए। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में, दाढ़ी बाल बनाने में, ये सब में किया जाता है। जबकि उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है? छोटा प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण में सीधा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसे वास्तविक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण में सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब होता है, जिसे वास्तविक कहते हैं। उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिसे काल्पनिक कहा जाता है। क्लियर सारे बच्चों का हो गया? बताओ बाबू, सारे बच्चों का क्लियर हो गया? जल्दी से बता दीजिए। यस, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, वास्तविक और आभासिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है?
वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बता दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक और आभासी, तो प्यारे बच्चों वास्तविक, आभासी को ही बोलते हैं काल्पनिक, ठीक है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, ये सब जो भी क्वेश्चन है ना, ये मेन बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ कल अर्धवार्षिक के लिए महत्वपूर्ण है, मेन बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, यह वास्तविक कटान से बनता है, यह काल्पनिक कटान से बनता है, यह हमेशा उल्टा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। तो इस तरीके से आप लोग वास्तविक और काल्पनिक में भी अंतर लिख लीजिएगा। वास्तविक और काल्पनिक में भी प्यारे बच्चों क्या कर लीजिएगा, अंतर लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए। प्रकाश का अपवर्तन को परिभाषित करना है। जिस तरीके से प्रकाश का परावर्तन, उसी प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन भी। तो कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित करें। प्यारे बच्चों, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। देखिए, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम, जैसे अभी आपको हम ऑब्जेक्टिव में बताए थे कि हवा से कांच में आता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, यानी कि जब प्रकाश का माध्यम जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, तो वह अपने पूर्व पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाती है। विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। विचलित होने के इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर बाबू? क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर, अपवर्तनांक क्या है, इसका सूत्र लिखिए। अपवर्तनांक का सूत्र पूछ रहा है। अपवर्तनांक क्या है, इसका सूत्र लिखिए। तो प्यारे बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा प्रकाश के उस माध्यम में चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और जिस माध्यम में प्रकाश का चाल निकालना उसमें दोनों का जो अनुपात होता है उसी को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक का सूत्र भी होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, किस माध्यम के सापेक्ष देखा जा रहा है, तो उसी प्रकार से अपवर्तनांक का सूत्र लिख लीजिएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि निर्वात में प्रकाश की चाल और प्रकाश के उस माध्यम में चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। बाबू याद रखिएगा। आगे 6ठा नंबर क्वेश्चन बताइए, प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में दिखाई देने वाले दो प्रभाव बताइए। प्रकाश का अपवर्तन का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, क्या प्रभाव दिखता है हमारे दैनिक जीवन में, बोलो बाबू। ठीक है ना। क्लियर? यहां तक सारे बच्चों का हो गया? चलो बाबू, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ जाए। अब आगे बढ़ते हैं बाबू। प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में दिखाई देने वाले प्रभाव। प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में क्या प्रभाव दिखाई पड़ता है, प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में दिखाई देने वाला प्रभाव क्या है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में दिखाई देने वाला प्रभाव। तो प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में दिखाई देने वाले दो प्रभाव इस प्रकार हैं। पहला, पानी से भरे गिलास में रखी हुई पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल है, आप गिलास में पानी रख दीजिए, उसमें पेंसिल रखिए, आपको मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। दूसरा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश जल से वायु में जाने पर मुड़ जाता है। प्रकाश जो है ये जल से वायु में जाने पर मुड़ जाता है। और तीसरा, जल में पड़ी वस्तुएं वास्तविक में
बहुत कम गहरी पर दिखाई पड़ती है। आपको देखे होंगे बाल्टी में रखा हुआ पानी है, वो लगता है कि उसका जो पेंदी है वो ऊपर आ गया है, लेकिन वास्तविक में पेंदी नीचे होता है। पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है, पानी में रखा हुआ पेंसिल टेढ़ा दिखाई पड़ता है। ये सब तो है ना प्रकाश के बर्तन का एग्जाम्पल, तो आराम से लिख लीजिएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, नेत्र गोलक के लंबे होने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? आपको बताए थे ना कि नेत्र गोलक जब लंबा हो जाता है तो प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। नेत्र गोलक जब लंबा हो जाता है तो प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है, नेत्र गोलक जब लंबा हो जाता है तो प्रतिबिंब जो है, ठीक है ना, नेत्र गोलक जब लंबा हो जाता है तो प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से पहले बन जाता है, और इसलिए प्यारे बच्चों कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष। याद रखिएगा, नेत्र गोलक के लंबे होने से कौन सा दृष्टि दोष? तो नेत्र गोलक के लंबा होने से कौन सा दृष्टि दोष बनता है? निकट दृष्टि दोष बनता है। ठीक है ना, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती क्योंकि दूर की वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना पर ना बन करके उससे पहले ही फोकस हो जाती है। ठीक है बाबू, क्लियर? तो क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र गोलक के लंबे होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो नेत्र गोलक के लंबे होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष। कह रहा है किसका? सुधार। तो सुधार निकट दृष्टि दोष का उपचार किससे किया जाता है? निकट दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है अवतल लेंस से। निकट में अवतल और दूर में उत्तल बताए थे ना, तो अवतल लेंस लगा करके इसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन एकदम आसान है। ठीक है ना, क्वेश्चन एकदम आसान है। ठीक है बाबू, क्वेश्चन एकदम आसान है। क्लियर? यहां तक सारे बच्चों का हो गया? अरे आप लोग कुछ कमेंट कर रहे हो जी, कहीं पर बुराई? अरे छोड़ो ना भाई, वो सब बुराई तुराई हम नहीं सुनते हैं। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, आप लोग उसका जवाब देख लेना, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। ठीक है ना, अगर कहीं पे कोई हमारा बुराई कर रहा है तो वो हमारी नाम लेकर के चमकने का प्रयास कर रहा है, उठने का प्रयास कर रहा है, वो सब आप देख लेना बाबू। वो सब आप हमारे सैनिक हो, हमारे सैनिक देख लेंगे, हमें जाने की जरूरत नहीं है, आप देख लेना। अब आपको क्या करना है, हमारे तरफ से फ्री हैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर, मानव नेत्र की अनुकूलन शक्ति को परिभाषित कीजिए। बताओ बाबू, मानव नेत्र की अनुकूलन शक्ति को प्रभावित, ये क्या करना है? परिभाषित, परिभाषा देना है। अभी एग्जाम का टाइम है, एग्जाम पे पूरा फोकस होना चाहिए आप लोगों का। कहीं पे कुछ चलता है उसको चिंता ना करिए, ठीक है ना, कहीं पे कुछ होता है उसका चिंता आप लोग मत करिए, छोड़ दीजिए उसको, जो होता है होने दीजिए। उस समय के लिए आप लोगों को चिंता नहीं करना, एग्जाम पर पूरा फोकस होना चाहिए। टारगेट बोर्ड के बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए भी बहुत कुछ किया जाता है, तो वो सब आपको नहीं सोचना है। ठीक है ना? अरे वाह, क्या बात है, बच्चे कह रहे हैं कि सर अब देख लेंगे ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बताओ बाबू। मानव नेत्र के अनुकूलन शक्ति को परिभाषित करना है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। ठीक है ना, मानव नेत्र के अनुकूलन शक्ति को परिभाषित करना है। प्यारे बच्चों, जब हम पास या दूर की वस्तु को देखते हैं तो नेत्र लेंस मोटा या पतला होकर के फोकस बदल लेता है, इससे ही अनुकूलन शक्ति कहते हैं। इसी को प्यारे बच्चों समंजन क्षमता भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता भी कहते हैं। ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपको बताया ना कि जब दूर देखना होता है तो लेंस खिंचा जाता है, पतला होता है, तो हम लोग दूर की वस्तु देख लेते हैं। जब नजदीक देखना होता है तो लेंस क्या हो जाता है? पतला हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो जब नजदीक देखना है तो उसी को तो क्या कहते हैं? समंजन क्षमता, या उसी को अनुकूलन शक्ति बोलते हैं। ठीक है ना, उसी को अनुकूलन शक्ति। तो जब हम पास या दूर की वस्तु देखते हैं तो नेत्र लेंस मोटा या पतला होकर के फोकस बदल लेता है, इसी को अनुकूलन शक्ति या समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसी को अनुकूलन शक्ति या समंजन क्षमता कहते हैं। क्लियर बाबू? हो गया सारे बच्चों का? सारे बच्चों का हो गया? क्लियर यहां तक? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, दिष्ट धारा के दो स्रोत का नाम लिखिए। दिष्ट धारा के दो स्रोत का नाम लिखना है। तो दिष्ट धारा के दो स्रोत क्या है बाबू? दिष्ट धारा के दो स्रोत का नाम लिखना है ना। तो दिष्ट धारा के दो स्रोत क्या हैं? प्यारे बच्चों, दिष्ट धारा के अगर स्रोत का बात किया जाए तो एक तो सेल और बैटरी। देखो सेल और बैटरी में अंतर क्या है? सेल अकेला होता है और सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। तो सेल सूखा सेल सब हो गया, वहां से दिष्ट धारा। जैसे दो तरह का धारा होता है, एक तो बैटरी से निकलने वाला जो बिजली है और एक मेन लाइन से निकलने वाला बिजली है, दोनों अलग अलग होता है।
तो सेल जैसे सूखी सेल, ठीक है ना, तो यहां से दिष्ट धारा निकलता है। बैटरी तो लेड अम्ल बैटरी, ध्यान रखिएगा, तो जिसमें एसिड डलाता है। तो इस तरीके से सेल और बैटरी, यहां दोनों जगह से क्या होता है, दिष्ट धारा निकलता है। हाँ तब ठीक है ना, यहां तक क्लियर बाबू। चलिए, एक गाना भोजपुरी में बड़ा बेजोड़ निकला है, वही सब लोगों के लिए निकला है जो मतलब दूसरों का बुराई करते हैं। वो वाला गाना सुने है ना, समझावतानी प्यार से समझ जाइए नहीं तो रेल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो वो सब गाना ना उन्हीं सब लोगों के लिए निकला है जो अपना समय बर्बाद करके दूसरों की बुराई करने के लिए समय निकालते हैं। तो वही सब चीज है, ठीक है ना। तब ये गाना थोड़ी है ना गलती निकला है, समझावतानी प्यार से समझ जाइए नहीं तो, हाँ ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग ना उसके लिए छोड़ दीजिए, आप लोग आइए आराम से देखिए, अगर ज्यादा हो सके तो जाकर के बस रिपोर्ट मार दीजिएगा वो लोग शांत हो जाएंगे जो बुराई करने वाले हैं, ठीक है ना। ज्यादा कुछ नहीं करना है, जिस वीडियो में हमारा बुराई हो ना जाकर सीधे रिपोर्ट मार दीजिए, यूट्यूब देख लेगा, कहेगा कि अरे एक वीडियो डिलीट कर, ठीक है ना। एकदम सीधे जाकर के रिपोर्ट मारिएगा सब लोग जहां बुराई देखिए। आगे, एक रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित करिए भाई, एक रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कर दीजिए, ठीक है ना। बताओ बाबू, एक रासायनिक अभिक्रिया का सूत्र क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया का सूत्र क्या होता है बाबू, रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा क्या होता है। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर के एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बाबू याद रखिएगा, जब कोई पदार्थ अकेले या कोई दो पदार्थों के साथ मिल करके, कोई पदार्थ अकेले या कोई दो पदार्थ अकेले मिल करके अगर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। कह रहा है कि इसका उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण लीजिए। क्वेश्चन कहेगा कि उदाहरण दीजिए, तो हम कहेंगे कि उदाहरण लीजिए, और लीजिए तो लीजिए, दूध को लीजिए, H2 + O2 से बन गया H2O, H2 + Cl2 से बन गया 2HCl, ठीक है ना। हाँ क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल एग्जाम में फोड़ करके आना है प्यारे बच्चों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आगे, अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण दीजिए। अपघटन अभिक्रिया प्यारे बच्चों, अपघटन को ही वियोजन कहते हैं, अपघटन को ही क्या कहते हैं, वियोजन। तो वियोजन अभिक्रिया क्या बताए हैं, AB से बनेगा A + B, यही तो है वियोजन, वियोजन को ही कहते हैं अपघटन। तब वियोजन अभिक्रिया नहीं पढ़ाए हैं। परीक्षा में क्या होता है ना कि सीधे सीधे ना देख करके थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो बाबू अपघटन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक किसी कारण से टूट करके दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदलता है। एक यौगिक है और टूट करके दो पदार्थों में बदल गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपघटन है हो गया। अब कह रहा है कि उदाहरण भी दीजिए, तो लीजिए। जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म किया जाता है, CaCO3 को जब हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे यानी गर्म करेंगे, तो क्या बन जाएगा, CaO बन जाएगा और प्लस में CO2 बन जाएगा। यानी कि जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO और प्यारे बच्चों CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है ना। क्लियर बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकृत गंधिता क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि विकृत गंधिता क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है। विकृत गंधिता, तो बाबू ध्यान रखिएगा, विकृत गंधिता क्या है, यह वसा और ऑयल जो तेल होता है यानी कि फैट और तेल, ठीक है ना, जब वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और अपनी गंध और स्वाद बिगाड़ लेता है। जब कोई भी वसा और कोई भी तेल जब वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, अपना स्वाद बिगाड़ लेता है। इस अवस्था को विकृत गंधिता कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। क्लियर बाबू। इसको क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। इसे रोकने का उपाय, भोजन को वायुरुद्ध पात्रों में रखना और रेफ्रिजरेटर में भोजन को ठंडा रखना। यानी कि जैसे मान लिया जाए भोजन को हम लोग खुले में छोड़ देते हैं तो भोजन खराब हो जाता है ना,
खाने लायक नहीं होता है, भोजन दूषित हो जाता है, ठीक है ना। तो भोजन अगर दूषित हो जाता है प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा इसको रोकने का क्या उपाय है। भोजन अगर दूषित हो जाता है तो इसका रोकने का उपाय है उसको फ्रिज में रख दिया जाता है। कहां पर? फ्रिज में रख दिया जाता है, और रेफ्रिजरेटर में भोजन को ठंडा कर दिया जाता है, तो भोजन खराब होने से बच जाता है। आगे बढ़ते हैं। सूचक क्या होता है, एक उदाहरण दीजिए। सूचक क्या होता है, एक उदाहरण दीजिए भाई। सूचक क्या होता है, एक उदाहरण दीजिए। तो वैसे पदार्थ जिसकी सहायता से किसी अम्ल, भस्म और उदासीन विलयन के बारे में पता चलता है उसे सूचक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वैसे पदार्थ जिसकी सहायता से किसी अम्ल, भस्म और उदासीन विलयन के बारे में पता चलता है तो उसे सूचक कहा जाता है। सूचक बताए थे ना, इंडिकेटर। अगर किसी पदार्थ से हमें अम्ल का पता चले, भस्म का पता चले या फिर उदासीन विलयन का पता चले तो उसको सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस सूचक है, हल्दी सूचक है, प्राकृतिक सूचक ये सब है, ठीक है ना। अगर कोई विलयन अम्ल है तो उसमें नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा, अगर कोई विलयन भस्म है तो लिटमस पत्र जो लाल है वो नीला हो जाएगा, और अगर उदासीन है तो वो अप्रभावित रहेगा, कोई रंग में परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है बाबू, याद रहेगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है प्यारे बच्चों? अम्ल और क्षारक के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनते हैं। अम्ल और क्षारक के बीच में जब अभिक्रिया होता है तो लवण और जल बनता है, और अम्ल और क्षारक के बीच में जब अभिक्रिया होता है ना तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। आपको भी पता है उदासीन विलयन कैसे बनता है। अम्ल और क्षारक के बीच जब अभिक्रिया होता है तो उसको उदासीन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अम्ल और क्षारक के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल हो गया, भस्म हो गया, दोनों मिलकर के जब अभिक्रिया करेगा तो उदासीन विलयन बना लेगा, जिसको हम लोग लवण भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। उदासीन, अम्लीय और क्षारीय विलयनों का पीएच मान बताइए। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई समस्या ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु को परिभाषित कीजिए और एक उदाहरण भी दीजिए। धातु को परिभाषित करना है बउआ, धातु का परिभाषा, ठीक है ना। तो धातु का परिभाषा क्या होगा? वैसे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं और आघातवर्ध और क्या होते हैं, तन्य भी होते हैं, उसी को हम लोग धातु कहते हैं। क्लियर? ध्यान रखिएगा, वैसे तत्व जो उष्मा और विद्युत का चालन करते हैं, वैसे तत्व जो उष्मा और विद्युत का चालन करते हैं और आघातवर्ध और तन्य होते हैं उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, पारा इत्यादि। क्लियर? ध्यान रखिएगा। तो धातुओं को परिभाषित करने वाला बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, क्या होता है जब मैग्नीशियम के फीता को वायु में जलाया जाता है? रासायनिक समीकरण लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या होता है जब मैग्नीशियम के फीता को वायु में जलाया जाता है। मैग्नीशियम के फीता को वायु में जब जलाया जाता है तो क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम का फीता वायु में जलता है तो चमकीली सफेद ज्योति के साथ जलता है। मैग्नीशियम का फीता जब वायु में जलता है ना तो एकदम बहुत हाई प्रकाश निकलता है, बहुत तेज प्रकाश निकलता है। तो याद रखिएगा, मैग्नीशियम का फीता जब वायु में जलता है तो बहुत तेज प्रकाश निकलता है, ठीक है ना। और रासायनिक अभिक्रिया भी पूछ रहा है तो याद लिखिएगा, जब मैग्नीशियम का फीता वायु में जलाया जाता है तो चमकीली सफेद ज्योति के साथ जलता है, मतलब बहुत तेज प्रकाश निकलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम हो गया, वायु में इसको जलाया गया तो Mg+O2 से क्या बन गया? MgO। और MgO प्यारे बच्चों एकदम सफेद होता है, एकदम चमकदार होता है। क्लियर? सारे बच्चों को समझ में आ गया? क्लियर ना? ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रक्रियाएं क्या है? एक उदाहरण दीजिए। जैव प्रक्रिया क्या है? उदाहरण देना है। क्वेश्चन है कि जैव प्रक्रिया क्या है? उदाहरण दीजिए। तो प्यारे बच्चों, जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं जैव प्रक्रम कहलाता है।
कह रहा है कि जीवों में संपन्न होने, अच्छा यहां पे जैव प्रक्रिया और जैविक क्रिया ये दोनों एक ही चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो जीवन के लिए अनिवार्य है जैव प्रक्रम कहलाती है, जैसे पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, ये सब जैव प्रक्रम का हिस्सा है। ये सब किसका हिस्सा है? जैव प्रक्रम का ही हिस्सा है। ये आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करना है बाबू। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करिए। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कह रहा है कि इसका समीकरण लिखिए, तो समीकरण भी हम लोग लिख देंगे, लेकिन यहां शब्द समीकरण कह रहा था, हम ऐसे वाला समीकरण लिख दिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए मुख्य रूप से 4 चीजों की जरूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कितना चीज का जरूरत है? 4 चीज का। क्या क्या? तो एक तो जाए भाई सूर्य का प्रकाश तो जरूरी है, ये वाला, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और फिर क्लोरोफिल। ये 4 चीज का जरूरी होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। और कह रहा है कि इसका समीकरण, तो समीकरण ये वाला याद रखिएगा, 6CO2 + 12H2O सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाएगा, C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन प्लस में जल। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप लोग इसको अच्छे तरीके से प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वपोषी और परपोषी पोषण में अंतर बताइए। स्वपोषी और परपोषी में अंतर कह रहा है कि स्वपोषी और परपोषी में अंतर लिखना है, ठीक है बाबू। तो स्वपोषी और परपोषी आपको बताए थे ना, जो अपना पोषण खुद से प्राप्त करे उसको स्वपोषी कहते हैं, जो पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहे उसको परपोषी कहते हैं, ठीक है ना। स्व मतलब अपना, पोषी मतलब पोषण, जो अपना पोषण खुद कर ले, जो अपना भोजन खुद बना ले, खुद ग्रहण कर ले, उसको कहते हैं स्वपोषी। परपोषी जो भोजन के लिए, पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहे, उसको क्या कहते हैं? परपोषी। तो बउआ लिखने ही लेंगे हम लोग। स्वपोषी क्या है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता हो, जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता हो, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं बाबू? जो दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहे, खुद पर निर्भर रहे, उसको कहते हैं स्वपोषी, ठीक है ना। जैसे हरे पेड़ पौधे हो जाते हैं, ये स्वपोषी कहलाएंगे। परपोषण क्या है? जिसमें भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़े, जैसे मानव, हम लोग भाई भोजन के लिए खुद पर निर्भर नहीं है, हम लोग भोजन के लिए पेड़ पौधों पर आश्रित हैं, इसलिए हम लोग परपोषी कहलाएंगे। हम लोग क्या कहलाएंगे? परपोषी कहलाएंगे। लेकिन पेड़ पौधे क्या कहलाएंगे? वो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, तो वो स्वपोषी कहलाएंगे, ठीक है ना। चलिए PDF जल्दी अपलोड करा दीजिएगा सर, रिवीजन कराना है। कोई बात ना, जल्दी अपलोड करा देंगे, ठीक है बाबू, अपलोड करा देंगे, चिंता ना करिए, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अस्टोमेटा में रक्षक कोशिकाओं की भूमिका क्या होती है? बाबू याद करिए, रक्षक कोशिका यहां हिंदी में दिया है, हम आपको अंग्रेजी करके पढ़ाए थे गार्ड कोशिका। हम आप लोगों को ना अंग्रेजी करके पढ़ाए थे, जिसको गार्ड कोशिका कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो कह रहा है अस्टोमेटा में रक्षक कोशिका की भूमिका क्या होती है? अस्टोमेटा में गार्ड कोशिका की क्या भूमिका होती है? तो याद रखिएगा, अस्टोमेटा के दोनों ओर स्थित रक्षक कोशिकाएं उनके खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती है। अस्टोमेटा के दोनों ओर स्थित रक्षक कोशिका, जिसको गार्ड कोशिका बोलते हैं, वो क्या करता है? खुलता है और बंद होता है। अस्टोमेटा क्या है? अस्टोमेटा पत्तियों में पाया जाने वाला छोटा छोटा छिद्र है, जिसको हिंदी में रंध्र कहते हैं। अस्टोमेटा जो है ना बाबू, छोटा छोटा छिद्र है, जिसको क्या कहते हैं? हिंदी में रंध्र कहते हैं। और प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, अस्टोमेटा जिसको हिंदी में रंध्र कहते हैं, वो क्या है? उसको गार्ड कोशिका खोलता है और बंद करता है, ठीक है ना। तो गार्ड कोशिका खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती है, ठीक है। और कह रहा है कि इसकी भूमिका, तो इसका भूमिका है कि यह गैसों का आदान प्रदान करता है, ठीक है ना। रक्षक कोशिका यानी कि गार्ड कोशिका अस्टोमेटा को खोल करके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है और बाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करता है। वे अस्टोमेटा को बंद करके जल को क्या करता है?
वो जल को क्या करता है, ये जल के हानि को रोकता है, मतलब जल को बचाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? क्लियर ना बाबू? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, ये 24 नंबर क्वेश्चन ही शायद लास्ट होगा। अलैंगिक जनन को परिभाषित करिए। ये जनन दो प्रकार के, हम आपको नियंत्रण एवं समन्वय तक पढ़ा चुके हैं, जनन चैप्टर पढ़ाना है। तो जनन दो प्रकार के, लैंगिक और अलैंगिक, जिसमें मतलब स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, उसको लैंगिक जनन बोलते हैं। और जिसमें स्त्री और पुरुष ना भाग लेकर के सिर्फ एक ही जीव जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उसको अलैंगिक जनन बोलते हैं। तो लिखेंगे जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एकल जीव भाग लेकर के नए जीव का निर्माण करता है, लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है ना? जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एकल जीव भाग लेकर नए जीव का निर्माण करता है, लैंगिक जनन कहलाता है। और ये 24 नंबर क्वेश्चन, कायिक परिवर्धन क्या है, एक उदाहरण दीजिए। कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन क्या है। तो प्यारे बच्चों बताए थे ना कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जड़, तना, पत्ती के माध्यम से नया तो ये पौधा तैयार किया जाता है। जड़, तना और पत्ती के माध्यम से अगर नया पौधा तैयार कर लिया जाए, जैसे आलू हम लोग रोपते हैं, तो बउआ याद होगा कि आलू जो है ना उसको काट देते हैं, उसके बाद रोप देते हैं, आलू का नया पौधा बन जाता है। गन्ना हम लोग गन्ना का छोटा छोटा काट देते हैं, उसके बाद भी वो नया पौधा तैयार हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जड़, तना, पत्ती के माध्यम से नया पौधा का विकास किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्लियर? उसको कायिक परिवर्धन कहते हैं। तो ये तो हम 24 क्वेश्चन बता दिए। इसमें से प्यारे बच्चों कोई भी 15 क्वेश्चन आएगा और आप लोग उसको बना लीजिएगा। बताओ बाबू, तो ये 24 में से कोई भी अगर 15 क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा, यस और नो? अगर इसमें से कोई भी 15 क्वेश्चन आएगा तो बना लीजिएगा, हाँ चाहे ना बताइए। अगर इसमें से कोई भी 15 क्वेश्चन आएगा तो बना लीजिएगा बाबू, हाँ चाहे ना? बोलो जल्दी से। क्लियर? एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा, हम आपको दीर्घ उत्तरीय के लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ करके जा रहे हैं, इसको आप लोग खुद से देख लीजिएगा, हमारे नोट्स से आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे रासायनिक समीकरण क्या है, आप लोग को पढ़ा चुके हैं। समीकरण से हमें कौन कौन, रासायनिक समीकरण से कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है, ये आप लोग देख लीजिएगा। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, ये सब हम आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं। दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, दूरदृष्टि दोष का उपचार कैसे किया जाएगा, ये बता चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है ना? चैप्टर बाय चैप्टर जाकर के नोट्स आप लोग देख लीजिएगा। इसमें से कोई भी 2-3 क्वेश्चन आपके परीक्षा में टकरा जाएगा, कल वाली परीक्षा में इसमें से कोई भी 2-3 क्वेश्चन टकरा जाएगा। ठीक है ना? तो ये सब देख लीजिएगा। जैसे बायोलॉजी है तो पोषण किसे कहते हैं, जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का वर्णन करें, ये देख लीजिएगा, टकरा जाएगा। कृत्रिम वृक्क क्या है या कैसे कार्य करता है, इसको देख लीजिएगा। पादप हार्मोन्स के मुख्य उदाहरण, पादप हार्मोन के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं ना, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, ये सब के बारे में पढ़ा चुके हैं। तो ये सब जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जितना आज पढ़ा दिए हैं, कल के आपके विज्ञान के परीक्षा में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा प्यारे बच्चों, इतना ध्यान रखिएगा। और फिर 6:30 बजे याद रखिएगा, 6:30 बजे हम आपका कल क्लास लेंगे। कितना बजे से? 6:30 बजे से। ठीक है ना? और कल सुबह में एसएसटी का क्लास लेंगे। तो बाबू एसएसटी के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है? कल सुबह एसएसटी के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। एसएसटी का क्लास हम कल सुबह में लेने वाले हैं। सुबह में कितना बजे? सुबह में कितना बजे? 6:30 बजे। सुबह में कितना बजे? 6:30 बजे। तो इसको आप लोग बहुआ अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। क्लियर? चलिए, तो कुल मिलाकर के विज्ञान का पूरी तैयारी हो चुकी प्यारे बच्चों, हो चुका आगाज रण का। अब युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो प्यारे बच्चों, एग्जाम का टाइम है, इधर उधर फालतू ध्यान नहीं देना है, पूरा फोकस एकदम अर्जुन की तरह मछली के आंख पे होना चाहिए। ठीक है ना? पूरा फोकस होना चाहिए परीक्षा पे और किसी भी चीज पे नहीं। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से आप लोग बस एग्जाम का तैयारी करिए, अच्छे तरीके से मन लगा करके पढ़िए, और कल सुबह में 6:30 बजे आप लोग तैयार रहिए। कल सुबह में 6:30 बजे हम आप लोगों का सोशल साइंस का क्लास लेने वाले हैं। ठीक है ना? ठीक है,
चलिए मिलते हैं मेरे भाइयों कल सुबह में। हमारी बहनें फिर रुस जाएंगी कि सर ये क्या करते हैं, खाली भाइयों भाइयों कहते हैं, बहन कहाँ जाएगी। तो कल मिलते हैं ब्रदर एंड सिस्टर सब लोगों के साथ। फिर कल सुबह हम 6:30 बजे जुड़ेंगे और अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयारी कराएंगे। तब तक आप लोगों को जितना क्वेश्चन करवाए हैं बैठ करके रिवीजन कर लीजिए। हम पैनल PDF इसका तुरंत भिजवा रहे हैं, आप लोग बैठ करके बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना। अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए ताकि कल एक भी क्वेश्चन ना छूटे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।